बिहार पुलिस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आपका सभी का, बच्चों का। साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखें कि डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा और आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का एक सीरीज चलने वाला है, जिसमें हर सेशन में 10 क्वेश्चन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है। ऑप्शन है आपके पास नॉट, डॉप्शन, मैक, पायरीहीलोमीटर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डॉप्शन जो है वो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए उसका यूनिट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग इसमें ज़रा डिटेल देख लेते हैं। डॉप्शन से ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर होने का खतरा है, प्लांट्स जो है उसको भी बहुत नुकसान होता है, और जो जलीय जीव जंतु है उसके ऊपर भी मरने का खतरा मंडराता रहता है। इससे संबंधित यानी कि ओजोन से संबंधित एक प्रोटोकॉल बनाया गया था 1989 में। उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जगह का नाम है जो कनाडा में एक सिटी है, वहाँ पे इसका प्रोटोकॉल हुआ था। प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो इससे संबंधित है कि ओजोन को कैसे कम किया जाए। वहाँ पे नाम दिया गया ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंस ऐसा है जो ओजोन का क्षय कर रहा है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। उसमें क्या क्या रखा गया है? तो सीएफसी है, हेलोन्स है और N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इन सबों को वहाँ पे ध्यान में रख के इसको हम लोगों ने फिर बनाया। दूसरा क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए में है 2012, 2014, 2015, 2016। तो आपको मालूम होगा कि सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2014 को। 2014 को जो है भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, आपको मालूम होगा। और इससे अगर रिलेटेड हम लोग बात करें तो 2014 के कब? तो 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। पोलियो की बीमारी से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो पोलियो होता कैसे है? तो दूषित जल से, भोजन से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से पोलियो हो सकता है। बच्चों में होने वाली ये गंभीर बीमारी है। होता किससे है? तो पोलियो वायरस से पोलियो होता है। लक्षण इसका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका को निशाना बनाना, बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, धीमी वृद्धि, पक्षाघात यानी पैरालिसिस बॉडी में मार देता है बच्चों को। और इसकी अगर बात करें तो दो तरह से देखो ये दिया जाता है। एक को IPV बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी इंजेक्शन के रूप में ये दिया जाता है। एक को बोलते हैं OPV, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। इसको मौखिक रूप से यानी कि माउथ में दिया जाता है। WHO की अगर बात करें, इसका नाम यहाँ पे आ गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये, जो कि काम करती है वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का के लिए काम करती है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में बना के रखा गया है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल, इनका यहाँ पिक भी मैंने लगा दिया है। इनका नाम है टेड्रस एडोहम गेब्रियसस। तो ये अभी इसके डायरेक्टर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ तरल की श्यानता डैश बढ़ती है या घटती है? तो आपको मालूम होगा कि तापमान में जैसे ही वृद्धि करेंगे तो तरल की श्यानता क्या होगी? तो वो घट जाएगी। तापमान बढ़ाएंगे तो श्यानता घटती है। जैसे कोई गाढ़ा द्रव है, उसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका चिपचिपापन क्या होगा? कम होने लगेगा। जैसे चाशनी को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो वो एकदम पतला होने लगता है, श्यानता उसका क्या होता है? तो घटने लगता है। श्यानता बेसिकली बोलते हैं चिपचिपाहट को, जो कि द्रव के अंदर चिपचिपाहट है या गाढ़ापन उसका है, उसको ही हम लोग श्यानता बोलते हैं। इसके अगर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य शब्दों में अगर बात करें कि यह उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने के प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है। उदाहरण के लिए पानी पतला होता है एवं इसकी श्यानता वनस्पति की अपेक्षा कम होती है, जो कि गाढ़ा होता है। तो ठीक है, तो आप ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद प्रकाश के इसके घटक रंगों में विभाजन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? परिकिरणन, परिक्षेपण, परावर्तन या अपवर्तन। तो आपको मालूम होगा
कि सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किसमें? जिसको विवग्योर बोलते हैं। विवग्योर, विवग्योर बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? विवग्योर का मतलब वी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इन कलर्स में, इन रंगों में विभाजित हो जाता है सफ़ेद प्रकाश। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण, इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के प्रिज्म से या किसी और माध्यम से, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर से भी उसको हम लोग प्रकाश को अलग अलग रंगों में देख सकते हैं। से होकर गुजरने पर विभिन्न प्रकाश के रंगों में बढ़ जाने को परिक्षेपण या डिस्पर्सन कहा जाता है। यह आपको मालूम है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं विवग्योर वायलेट से लेकर रेड तक। वायलेट का सबसे ज़्यादा विक्षेपण हो रहा है, रेड का सबसे कम विक्षेपण हो रहा है। ये प्रिज्म बनाया हुआ है और यहाँ से आप देख रहे हैं वाइट लाइट को पास कराया गया है, 7 रंगों में विभक्त हो गया है। जैसे कि इंद्रधनुष में भी आप देख सकते हैं बारिश के टाइम में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश के परिक्षेपण की घटना या अध्ययन करने के लिए किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, माइक्रोस्कोप, एनीमोमीटर। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश के परिक्षेपण की घटना को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कि और जो उपकरण दिया है उसके बारे में, तो स्पेक्ट्रोमीटर से तो प्रकाश का विक्षेपण आप देख सकते हैं। फोटोमीटर से क्या होता है कि इससे जो है प्रकाश को अलग अलग करके देखा जा सकता है, यानी कि प्रकाश जो है उसकी ताकत को मापा जा सकता है फोटोमीटर से। तो यहाँ दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में परावैंगनी से लेकर अवरक्त तक और दृश्य स्पेक्ट्रम सहित विद्युत चुंबकीय विकिरण की ताकत को मापता है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। इसमें आप देखिए उपकरण भी बनाया गया है। यह है स्पेक्ट्रोमीटर, यह है फोटोमीटर, यह है माइक्रोस्कोप और यह है एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त जमाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दे रहा है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। विटामिन के जो है ना वो रक्त को जमने में मदद करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। अगर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की थोड़ी बात करें तो उसमें ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन के जो है इसको फाइलोक्विनोन बोला जाता है। यह रक्त को थक्का बनाने में या जमाने में सहायक है। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। यह आपके रक्त को जमने में मदद करता है, साथ ही साथ स्वस्थ हड्डियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके अगर स्रोत की हम लोग बात करें तो ये दूध में, पनीर में, क्रीम में, मक्खन में, अंडे में, यकृत किसी पशु का लीवर जो खाते हैं आप लोग, पत्तेदार गहरे हरे सब्जियों में, गहरे नारंगी फलों में, खरबूजा में, गाजर में, शकरकंद में, कद्दू इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, मरासमस निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या सभी? मरासमस नाम की जो बीमारी है वो बेसिकली कुपोषित बच्चों को होता है। इस बात को ध्यान रख रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही है ना वो डी सही है। इसका जो ऑप्शन सही है वो डी बिल्कुल ही सही ऑप्शन है कि सभी से। कैसे सभी से, तो वो देख लेते हैं। इसमें जो है मरासमस में आप देख सकते हैं बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर मालूम पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें कि मरासमस जो है कुपोषण से होने वाली बीमारी है, जिस कुपोषण में क्या होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज की कमी हो जाती है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। देखो इस तरह के बच्चे एकदम पतले दुबले हो जाते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं मरासमस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप होता है? मधुमेह रोग कैसे होता है? आपको मालूम होगा कि मधुमेह बीमारी जो है जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। इंसुलिन की कमी से हो जाता है, ये बात आपको मालूम है। इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अब इंसुलिन ये क्या है भाई? तो
पहली बात तो ये जानने की किसकी खराबी से होता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, दोनों चीज़ों को देख लेंगे। तो यकृत ऑप्शन ए दे रहा है, बी दे रहा है अग्न्याशय, सी दे रहा है किडनी और डी दे रहा है हृदय। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो मधुमेह जो बीमारी है वो अग्न्याशय के खराब होने से होता है, क्योंकि अग्न्याशय से ही क्या रिलीज करता है, तो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन यहाँ से रिलीज़ करता है अग्न्याशय से। और इस इंसुलिन का काम क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है, कम करता है, मिनिमाइज करता है। और जैसे ये अग्न्याशय खराब हो जाएगा तो इंसुलिन का निकलना बंद हो जाएगा। इंसुलिन का निकलना जैसे ही बंद होगा तो ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ेगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा। उसी बीमारी को क्या बोलेंगे? तो मधुमेह बोलेंगे या डायबिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि अग्न्याशय इंसुलिन नहीं बनाता या बहुत कम बनाता है तो ये बीमारी हो सकती है। इसमें लक्षण क्या है? ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख लगना, थकान, धुंधली नज़र शामिल है इसके अंदर। इसके इलाज के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए आपको मालूम होगा, विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ जमा होता है? फेफड़ा, वृक्क, छाती, यकृत। 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये यकृत यानी कि लीवर में स्टोर रहता है, लीवर में स्टोर रहता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो शरीर का ज़्यादातर विटामिन ए लीवर में जमा होता है। इस विटामिन का खोज फंक ने 1913 में की थी। इस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, आपको मालूम होगा, जिसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी भी हो जाती है। यह विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि वसा में ये घुलनशील विटामिन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुलनशील होता है या घुल जाता है? सोना जो है पूछ रहा है बेसिकली, वो किस में घुल जाता है? तो आपको मालूम होगा कि सोना किस में घुल जाता है। तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया, एसिटिक अम्ल। तो सी इसका जवाब सही है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है ना, उसके अंदर सोना जो है वो गल जाता है एक्वा रेजिया में। और एक्वा रेजिया को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं? तो रॉयल वाटर भी बोलते हैं। एक्वा रेजिया की अगर हम लोग बात करें तो एक्वा रेजिया की अगर बात करें तो एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से मिलकर बना होता है। 1% इसमें यानी 1 पार्ट इसका होता है किसका? HNO3 का, और 3 भाग इसका होता है HCl का। इसे शाही पानी यानी कि रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इसमें सोना और प्लेटिनम को घोलने की क्षमता होती है। एक बात आपको ध्यान रखना है, चांदी को ये घोलने में सक्षम नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चन आज हो गए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।